शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अंजनी गोसलपुरी अमन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग भारतीय राज्य व्यवस्था। मैं उसको आज आपको बेसिक एकदम आधार से उठा के बताऊंगा और कैसे भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न अंग हैं, विभिन्न विशेषताएं हैं, मैं उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले राज्य व्यवस्था। पॉलिटी, राज्य व्यवस्था को संक्षिप्त में पॉलिटी कहा जाता है। तो आज राज्य व्यवस्था के बारे में, जो कि प्रत्येक राज्य का हम आज वर्णन करेंगे। राज्य क्या है और व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था कैसे चलती है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो राज्य क्या है, सबसे पहले हम जानें कि राज्य क्या है। साधारणतः भाषा में राजनीति विज्ञान में राज्य का अभिप्राय देश से होता है, न कि किसी उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य से। वहां हम उस लेवल में लेते हैं कि उनको प्रांत भी कहते हैं कभी कभी। लेकिन राज्य के कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य है। राज्य के कुछ तत्व होते हैं जिसके आधार पर, यानी कि हम कहने का तात्पर्य ये है कि हम किसी चीज का वर्णन करते हैं, किसी चीज की विशेषता बताते हैं कि ये आदमी है, ये औरत है, ये लड़की है, ये लड़का है। कुछ विशेषता होती है जिसके आधार पर हम बताते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की, यानी कुछ विशेषताएं। उसी तरह राज्य की कुछ विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम राज्य को प्रदेश, प्रांत के रूप में हम अलग अलग विभिन्न दृष्टिकोण बनाते हैं। जिससे राज्य क्या है, राज्य तो हम आज पढ़ेंगे पहला हम पढ़ेंगे राज्य के अंग। राज्य के अंग यानी राज्य में कौन कौन अंग है, कौन कौन बॉडीज है, जिसके आधार पर हम डिफाइन करते हैं कि वो राज्य है। पहला जो होता है जनसंख्या। किसी भी राज्य की, राज्य का मतलब यहां बार बार राजनीतिक विज्ञान में राज्य शब्द का प्रयोग होता है। राज्य अर्थात देश के लिए, जैसे भारत हो गया, इंग्लैंड हो गया, ठीक है, चीन हो गया, रूस हो गया, उस तौर पे हम राज्य को परिभाषित करते हैं। हालांकि भारतीय संविधान में चाहे कई जगह राज्य, प्रांतों को भी राज्य हम बोलते हैं ना, उत्तर प्रदेश राज्य है, बिहार राज्य है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से, यदि राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से बात किया जाए तो राज्य मतलब देश से यानी कंट्री से अभिप्राय है। ठीक, उसमें क्या क्या अंग है जिसके आधार पर हम विभेद करेंगे कि उत्तर प्रदेश को राज्य हम नहीं कह सकते हैं राजनीतिक दृष्टि से, और भारत एक राज्य है। जिसे कहा जाता था ना अंग्रेजों के समय में कि भारत राज्य क्या है, स्वतंत्र नहीं है। तो उसी वे में तो राज्य के कौन कौन से अंग है, पहला अंग है वो है क्या, जनसंख्या। जनसंख्या यानी कोई भी राज्य हो या देश हो, उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, जनसंख्या। आप बगैर जनसंख्या का आप कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कोई देश है कि नहीं, कोई भी राज्य है। यानी कि जनसंख्या का होना क्या है, सबसे मस्ट है। और विभिन्न विद्वानों ने बताया कि एक राज्य, एक देश की मतलब एक आदर्श जनसंख्या क्या होनी चाहिए।
कितनी जनसंख्या रहे तो एक आदर्श राज्य होगा, अच्छा राज्य होगा, है कि नहीं? क्योंकि अरस्तु कहते हैं कि राज्य का उद्देश्य, देखिए राज्य का क्या होता है, उद्देश्य होता है। जैसे राज्य का उद्देश्य होता है कि वह क्या करता है, राज्य का उद्देश्य होता है कि अपने नागरिकों को नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, उसको आत्मनिर्भर बनाना। तो राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए कि एक राज्य, एक विकसित देश बन सके, विकसित राज्य बन सके। उस हिसाब से जैसे पाश्चात्य विद्वानों ने, जैसे राजनीति विज्ञान के आप सुने होंगे, प्लेटो, अरस्तु, है ना, मैकियावेली, तो सभी लोगों ने अपने अपने दृष्टि से राज्य की जनसंख्या के बारे में अपना विचार दिया। जैसे प्लेटो कहते हैं, प्लेटो का आप नाम सुने हैं ना, प्लेटो जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक हैं, प्लेटो। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक, प्लेटो की एक पुस्तक है रिपब्लिक, ठीक, उन्होंने रिपब्लिक में ये वर्णन किया कि एक आदर्श राज्य, एक ऐसा राज्य जो अपने नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता हो, अपने आत्मनिर्भर बना सकता हो, वैसे राज्य की जनसंख्या उन्होंने कहा कि 5040। कितनी, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कितनी, यानी प्लेटो ने बताया था कि आदर्श राज्य की एक जनसंख्या जो होती है वो 5040, यानी उन्होंने बताया कि यदि 5040 जनसंख्या रहेगी तो वो राज्य क्या होगा, समुचित विकास करेगा, वहां के लोग सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। तो कारण ये था कि प्लेटो के समय, प्लेटो ईसा पूर्व बहुत पहले हुए थे, यूनान के प्लेटो थे, एथेंस। आप जब राजनीतिक चिंतन पढ़ेंगे, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, देखिए यहाँ राज्य व्यवस्था में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप जान जाइए राज्य प्रदेश, बार बार इसमें कंफ्यूजन होगा। तो आज हम क्लियर कर देंगे कि राज्य में कौन कौन से अंग हैं, है ना, किस आधार पर हम किसी को प्रांत कहते हैं, किसको राज्य कहेंगे, किसको देश कहेंगे, है कि नहीं? देश और राज्य एक ही है। तो रिपब्लिक उनकी प्रसिद्ध पुस्तक, प्लेटो की प्रसिद्ध 3 पुस्तकें हैं, रिपब्लिक है, लाज है और स्टेटमेंट्स। इसमें सबसे जो बेस्ट किताब है वो रिपब्लिक में उन्होंने बताया कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या करीब करीब कितनी होनी चाहिए, 5040। उन्हीं के शिष्य अरस्तु थे, ठीक। उन्होंने कहा कि एक राज्य की जनसंख्या न बहुत अधिक और न ही कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की जो जनसंख्या हो या किसी देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा ना हो और इतनी कम भी ना हो, है कि नहीं, एक आदर्श रूप में हो, ठीक है। तो उन्होंने आदर्श राज्य की जनसंख्या जो अरस्तु बताए थे, उन्होंने कहा था 1 लाख, ठीक है। यानी अरस्तु जो प्लेटो के शिष्य थे, उन्होंने बताया कि एक आदर्श राज्य होता है उसकी जनसंख्या, ठीक है, यदि 1 लाख रहेगी तो अच्छी रहेगी आदर्श स्थिति। उन्होंने कहा था कि ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे देश की आबादी कही जाती है ना भारत में, कि भारत की 2 समस्या है, एक भ्रष्टाचार और दूसरा क्या है, जनसंख्या, पॉपुलेशन एंड करप्शन, 2 मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। यानी कहने का मतलब कि जनसंख्या देखिए 2 रूपों में है। जनसंख्या जो मानव संसाधन कहा जाता है ना, जनसंख्या एक मानव संसाधन के रूप में होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में होता है। तो यदि जनसंख्या अधिक रहती है तो पॉजिटिव में लेंगे तो क्या होती है, वो जनसंख्या यदि युवा वर्ग की हो, जैसे भारत की जनसंख्या क्या है, अधिकतम युवा वर्ग की, तो एक विकसित देश में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकती है। लेकिन यदि जनसंख्या ज्यादा हो, वह कार्यशील ना हो, उसमें कौशल ना हो, तो वो जनसंख्या क्या पड़ती है, एक देश के लिए क्या होती है, वो क्या होती है, भारी साबित हो सकती है। तो उसी तरह अरस्तु ने बताया था कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 1 लाख होनी चाहिए। उसी तरह रूसो जो एक राजनीतिक वैज्ञानिक थे, रूसो का नाम सुने हैं, रूसो जिनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सुने होंगे। रूसो की किताब है एक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने, ठीक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, तो रूसो ने बताया था कि एक आदर्श राज्य की जो जनसंख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 10,000 के करीब होनी चाहिए, ठीक। तो कहने का तात्पर्य कि आदर्श राज्य की यदि जनसंख्या, हम बता रहे थे आपको कि राज्य व्यवस्था, राज्य के कौन कौन से अंग होते हैं, जो राज्य है, राज्य की बता रहे थे बार बार कि राज्य का मतलब कि हाँ, राजनीति विज्ञान में देश से लिया जाता है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक, न कि उत्तर प्रदेश, बिहार से, ठीक। तो किस आधार पर हम विभेद करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि कौन राज्य है कौन प्रांत है, बाद में हम सिद्ध करेंगे कि क्यों उत्तर प्रदेश एक प्रांत है
और क्यों भारत एक राज्य है, उसमें हम अंतर बताएंगे। जब उसके अंग आप डिटेल से पढ़ लेंगे तो मालूम चल जाएगा। ठीक, तो जनसंख्या यानी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग जनसंख्या। आप जानते हैं बिना जनसंख्या के आप किसी राज्य की या किसी देश की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न विद्वानों ने अपने हिसाब से विभिन्न विद्वानों ने अपने हिसाब से राज्य की जनसंख्या बताया। ठीक, प्लेटो ने 5040 कहा। ठीक, अरस्तु ने कितना कहा? अरस्तु 1 लाख कहते हैं, और रूसो ने कितनी बताई? 10,000 करीब जनसंख्या उन्होंने बताई। तो राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्या है? जनसंख्या। दूसरा भाग क्या है? पहला हो गया क्या? एक दूसरा भाग क्या होता है? एक निश्चित प्रदेश। ध्यान दीजिए, राज्य का पहला भाग हम बता चुके हैं, जनसंख्या यानी किसी भी राज्य की जो सबसे महत्वपूर्ण अंक होता है जनसंख्या। उसके बाद एक निश्चित प्रदेश, यानी कोई भी राज्य हो एक निश्चित प्रदेश होना चाहिए, है कि नहीं? कोई भी राज्य, भारत है, चीन है, बांग्लादेश है, जो भी देश है उनकी एक सीमा है कि नहीं? है ना, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, उत्तरी सीमा, यानी सबकी एक सीमा है और राज्य की एक निश्चित सीमा है ना। तो एक राज्य के लिए जो दूसरा महत्वपूर्ण अंक होता है वो एक निश्चित प्रदेश होना चाहिए, है ना, जिसकी हम मैपिंग कर सकें। जैसे हम भारत को आप पूरे वर्ल्ड का मैप दे दिया जाए तो भारत को आप पहचान सकते हैं कि हाँ, यहाँ क्या डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 क्या है? 25 मिनट क्या है? उसका देशांतरीय विस्तार है। यानी फिक्स है कि नहीं? वर्ल्ड मैप में आप पहचान सकते हैं। तो यानी ये किसी भी राज्य के लिए एक निश्चित प्रदेश का होना आवश्यक है। जैसे कबीले हो गए जो यहाँ आज रहे कल वहां चले गए, तो हम उसको राज्य नहीं कह सकते, है कि नहीं? कहने का तात्पर्य समझ में आ गया? गिलक्रिस्ट जो कि राजनीतिक विज्ञान, उन्होंने कहा कि एक निश्चित प्रदेश के बिना किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, समझ में आ गया? तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है सरकार। ठीक, सरकार यानी कहने का तात्पर्य है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है सरकार। यानी कोई भी राज्य हो वहां एक सरकार का होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना सरकार के क्या कर सकता है? कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता है। यानी कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है सरकार। यानी किसी राज्य में यानी किसी देश में एक सरकार का होना बहुत आवश्यक है। अब सरकार कई प्रकार की होती है कि नहीं? देखिए, ध्यान दीजिए, राज्य क्या है? राज्य क्या है? राज्य को आपने देखा है कभी? नहीं। राज्य क्या? अमूर्त है कि नहीं? राज्य को आप देख नहीं सकते हैं। राज्य क्या? एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। अमूर्त मतलब समझते हैं जो दिखाई नहीं देते। लेकिन राज्य अपने सभी कार्य किसके माध्यम से करता है? सरकार के माध्यम से करता है कि नहीं? जैसे कई प्रकार के राज्य होते हैं, जैसे राजतंत्र, जैसे कुछ राज्य में राजतंत्र चलता है कि नहीं? राजतंत्र चलता है, किसी में लोकतंत्र चलता है, किसी में अधिनायक तंत्र चलता है कि नहीं? तो सरकार विभिन्न प्रकारों की होती है। तो यानी जैसा राज्य रहेगा वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति किसके माध्यम से करेगा? सरकार के माध्यम से करेगा कि नहीं? जैसे भारत है, इसका लक्ष्य है कि एक विकसित देश बने, है ना। बार बार प्रधानमंत्री जी चाहे जो भी भारत के जो प्रबंधन कहते हैं कि भारत एक विकसित देश बनेगा। कहने का तात्पर्य राज्य यानी भारत जो है यदि विकसित देश बनेगा किसके माध्यम से? एक सरकार के माध्यम से। सरकार ऐसी आंतरिक नीति बनाएगी, बाह्य नीति बनाएगी जो कि एक विकसित देश में क्या करेगी? प्रमुख भूमिका निभाएगी। तो सरकार यानी तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है सरकार। अब सरकार कितने प्रकार की कई प्रकारों की हो सकती है। राजतंत्र, राजतंत्र की कोई परिभाषा बताएगा? ध्यान दीजिए, राजतंत्र खुल के एकदम समझिए, राजतंत्र है क्या? राजतंत्र में क्या होता है? देखिए, जब हम बताएंगे शासन के अंग में तो हम चर्चा करेंगे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी। तो शासन के अंग में होता है, जैसे व्यवस्थापिका होनी चाहिए। व्यवस्थापिका क्या होती है? संसद। हमारे देश की व्यवस्थापिका क्या है? संसद है।
कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका क्या है, राष्ट्रपति से लेकर एक चपरासी तक। जिसे ध्यान दीजिए, अब व्यवस्थापिका क्या है, भारत की संसद कोई भी कानून बनाती है तो हम उसको एक्सिक्यूट करना जरूरी है कि नहीं। जैसे मान लीजिए 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये संशोधन हुआ, अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया ना, 21 फर्स्ट को, कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यानी राज्य का कर्तव्य है, यानी देश का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो राज्य यानी व्यवस्थापिका तो कानून बना दिया, उसको इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, लागू कौन करेगा, एक्सिक्यूट कौन करेगा, एक राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक सभी लोग उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे कि नहीं। राष्ट्रपति ने साइन किया, कानून बन गया, वहां राष्ट्रपति आदेश प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री किसको, मुख्यमंत्री, यानी एकदम सीरीज। एक चपरासी की इंपॉर्टेंट भूमिका होती है कि नहीं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने में। तो कहने का तात्पर्य है कि कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति से लेकर, और न्यायपालिका आप जानते हैं कि न्यायपालिका क्या होती है, प्रत्येक देशों में अलग अलग भूमिका, हालांकि खास तौर पर यह देखा जाता है न्यायपालिका का काम होता है प्रत्येक देश के संविधान का क्या करना, संरक्षण देना, यानी संरक्षक। यानी कि न्यायपालिका का काम होता है कि न्यायपालिका का काम होता है कि संविधान के अनुसार व्यवस्थापिका कार्यपालिका कार्य कर रही है या नहीं। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो यानी राजतंत्र क्या होता है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हम बताएं। ठीक है, अब बता रहे राजतंत्र क्या। देखिए ध्यान दीजिए, राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में क्या होता है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों एक हाथ में होती है। जस्ट इमेजिन, कल्पना करिए, राजतंत्र में क्या होता है, राजा होता है, वही नियम बनाता है, वही लागू भी करता है, और वही देखता न्याय भी करता है कि ये सही है या गलत है कि नहीं। राजतंत्र में ही होता है ना कि राजा का निर्णय होता है, सर्वमान्य होता है, वह कानून भी बनाता है, उसको लागू भी करता है कि नहीं, इंप्लीमेंटेशन भी करता है, और देखता भी है न्याय, यानी वो न्याय का भी, जज की भी भूमिका में रहता है, यह सही गलत। लेकिन ये गलत नहीं है, राजतंत्र गलत है कि नहीं। आप ध्यान दीजिए, हम ही कानून बनाए, ठीक है, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, चाहे हम कोई भी कानून बनाए और हम ही को दे दिया जाए कि आप देखिए कानून सही है या गलत, तो हम जो कानून बनाए उसी को सही कहेंगे कि नहीं। फिर लास्ट में कह दिया जाए आप देखिए ये गलत है सही, तो हम तीनों स्थितियों में कहेंगे क्या, क्योंकि हम ही ने बनाया तो अपनी बातों को हम काटेंगे नहीं, है ना। तो राजतंत्र में यही होता है, लेकिन लोकतंत्र में यही होता है कि मांटेस्क्यू ने क्या कहा था कि जहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और एक हाथ में आती है, जो फ्रांस के विद्वान राजनीतिक विज्ञानी थे उन्होंने कहा था, देखिए राजतंत्र के बारे में समझिए कि जहां व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जब तीनों एक हाथ में आती है वहां राजतंत्र होता है, मोनार्की सिस्टम होता है, मोनोपोली होता है। ध्यान दीजिए, फ्रांस की क्रांति कहां, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, हाँ 1769 में, ठीक है, बताइएगा। तो फ्रांस की क्रांति होती है तो वहां क्या होता है, राजतंत्र के खिलाफ होता है, लोकतंत्र की स्थापना होती है वहीं से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राजतंत्र में वहां क्या थी, व्यवस्थापिका, राजा ही व्यवस्थापिका का कार्य करता था, कार्यपालिका का कार्य करता था, न्यायपालिका। तो सबसे पहले मांटेस्क्यू ने कहा कि जहां व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जब एक हाथों में होती है तो वहां क्या होता है, राजतंत्र होता है, और लोकतंत्र का वहां अभाव होता है कि नहीं। तो राजतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा यही है, मांटेस्क्यू वाले, है कि नहीं। यदि सीधा सोचिए, भारत में क्या, जो भी लोकतांत्रिक देश हैं, क्या होता है, व्यवस्थापिका अलग होती है कि नहीं। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है कि नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो देखिए व्यवस्थापिका क्या है, हमारे यहाँ व्यवस्थापिका अलग है, संसद अपना काम करती है, ठीक है, मंत्रिमंडल जो लागू करता है वो अलग है, और न्यायपालिका इनसे अलग, यानी तीनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं कि नहीं। यदि कोई भी कानून, आर्टिकल 13 भारतीय संविधान में 13 क्या है, भारतीय संविधान में 13 कहा गया है कि यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो कि मौलिक अधिकारों का हनन या खंडन करता है, वह वहां तक शून्य होगा। यानी यहीं से न्यायिक पुनर्लोकन की भी शक्ति न्यायपालिका को मिलती है, यानी कि वह देखता है, यानी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यह देखता है कि व्यवस्थापिका कोई भी कानून बना रही है या राष्ट्रपति कोई अध्यादेश, राष्ट्रपति को मुख्य कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं था कि नहीं। आप ध्यान दीजिए, कभी भी क्वेश्चन पूछे कि कार्यपालिका शक्ति, भारत की कार्यपालिका शक्ति किस में नहीं था, तो राष्ट्रपति में नहीं था कि नहीं। आर्टिकल 53 पढ़े होंगे भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 53 क्या है कि समस्त राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कि जो भी कार्यपालिका, यानी कि ऊपर से नीचे प्रधानमंत्री सभी की मुहर किसकी रहेगी, राष्ट्रपति के माध्यम से सभी कार्य कार्यपालिका वाले होंगे। तो यह कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। देखिए, तो संसद का काम है कानून बनाना, वो अपना काम कर देती है, कार्यपालिका उसको इम्प्लीमेंटेशन करती है, उसके बाद न्यायपालिका देखती है जो कानून बना है वह संविधान
है ना, संविधान के अनुरूप है या नहीं है। यदि संविधान के अनुरूप नहीं होता है तो उसको क्या कर देती है, खारिज कर देती है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ लोकतंत्र है तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है, अलग अलग। क्लियर हो गया। तो सरकार कुल रूप में राजतंत्र हो गया। एक लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र को इंग्लिश से क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है, लोक माने जनता और तंत्र माने क्या, यानी लोगों का शासन। लोकतंत्र की परिभाषा कोई बताइए, मालूम है, अब्राहम लिंकन, याद है, उन्होंने क्या कहा था, लोकतंत्र की सबसे बेस्ट परिभाषा उन्होंने दी कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन प्रणाली है। यानी क्या है, इसमें जनता के लिए जो शासन, लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के लिए सरकार निर्वाचित होती है, जनता के लिए कार्य करते हैं कि नहीं, जनता के द्वारा जनता के लिए, यानी जनता के द्वारा चुनाव भी होता है कि नहीं, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार ही क्या होती है, लोकतांत्रिक होती है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि हम लोग, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो हमारी जनता यानी जो भारत की जनता है उसी के लिए सरकार निर्वाचित होती है कि नहीं, कि ये सरकार हमारे लिए अच्छा कार्य करेगी। तो जनता के लिए और जनता द्वारा हम ही लोग चुनते हैं कि नहीं, और हटा भी सकते हैं, 5 सालों बाद हम सरकार को बदल भी सकते हैं। तो जनता के द्वारा जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार क्या होगी, लोकतंत्र। यानी अब्राहम लिंकन ने क्या परिभाषा दी थी। ठीक है, समझ में आ गया। तो कहने का तात्पर्य है लोकतंत्र का एक अधिनायक तंत्र होता है, सुने होंगे डिक्टेटरशिप, है ना, अधिनायक तंत्र। ठीक है।